अंदर शिव और आहना ढेरिया को ढूंढ रहे थे। तभी उसके पास एक लड़की आई और कहने लगी, क्या आप दोनों व्हाइट ड्रेस वाली मेम को ढूंढ रहे हैं? आहना ने परेशान होकर कहा, हाँ, क्या आपने उसे देखा है? लड़की ने मुस्कान के साथ कहा, हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो अपने रूम में चली गई। कंपनी की तरफ से आज रात स्टे के लिए रूम अलॉट किए गए हैं। तभी वहां मानुषी और चित्रा आए और कहने लगे, हाँ, यहाँ रूम अपार्टमेंट जैसे हैं। एक रूम में 3 कमरे। धैर्या को हम दोनों के साथ ही रूम मिला था और वह हमसे ही रूम की लेकर गई है। यह सुनकर शिव और आहाना को थोड़ी राहत मिली। थोड़ी देर बाद शिव की नजर सामने खड़े एक शख्स पर पड़ी। उसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। हंसते हुए वह उनके पास गया और कहने लगा, बड़े बॉस। राजन शाही उसकी तरफ मुड़े और मुस्कुराते हुए कहने लगे, तो तुम आखिर मिल ही गए निर्मला देवी। जो अभी राजन शाही से बात कर रही थी, उन्हें कहा? राजन, तुम इसे जानते हो? राजन शाही ने कहा, हाँ, ये मेरा सबसे वफादार और मेहनती साथीदार है। निर्मला देवी ने मुंह बनाया और कहा, और कितने सारे साथीदार हैं तुम्हारे? और हाँ, ये बताओ, इतना पैसा कमाकर क्या करोगे? तुम्हारी कंपनी तो दिन ब दिन और बड़ी होती जा रही है। राजन शाही मुस्कुराया और कहने लगा, भाई, मैं तो कुछ नहीं करता हूं, जो करती है वह दोनों करती है। मेरा काम घर में बैठकर आराम करने का है। निर्मला देवी चमकती हुई आंखों से राजन शाही को देखकर कहने लगी, मतलब अफवाह सच है? राजन शाही रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया और कहने लगा कि मैं तुम्हें यह सोचने के लिए छोड़ता हूं। राजन शाही और निर्मला देवी कॉलेज फ्रेंड से, इसीलिए वह लोग आपस में किसी भी तरह बात कर सकते थे। सोच रही हो? प्रज्ञा भाटिया ने, जो किसी सोच में गुम था, अपने सामने राजन शाही को देखकर उठकर खड़ी हो गई। राजन शाही ने उसे बैठने का इशारा किया और कहाँ लगता है, तुम उन दोनों की मम्मी से मिली? प्रज्ञा भाटिया ने उलझी हुई निगाहों से राजन शाही को देखा। राजन शाही मुस्कुराए और कहने लगा, जब मैं पहली बार उनकी मम्मी से मिला था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। प्रज्ञा भाटिया उदास होकर कहने लगी, सच में उनकी उम्र काफी कम है। मैंने सोचा नहीं था कि मैम की मम्मी इतनी यंग होगी। सच कहा, जब तुम उन दोनों को मिली थी तब तुमने कहा, सोचा होगा कि आज तुम यहां होगी। ये सुनते ही प्रज्ञा अपने पुराने दिनों में चले गई। राजन शाही का बिजनेस संभालते हुए रावी और वीरा को 1 साल हो गया था। वह दोनों जयपुर की गलियों में घूम रही थीं। वीरा परेशान होकर रावी को देख रही थी, जो शॉपिंग पर शॉपिंग किए जा रही थी। तभी उन्हें अपनी तरफ से एक औरत भागती हुई नजर आई। वो सीधा कर वीरा के सामने गिर गई। उसके पीछे कई सारे आदमी खड़े थे, जो उसे चोर कह रहे थे। वीरा ने आंखें छोटी कर कर उन आदमियों को देखा। तभी उसके बॉडीगार्ड सामने आ गए। राजन शाही ने उन्हें बाहर घूमने से पहले अपने कुछ बॉडीगार्ड दे दिए थे। उन आदमियों ने उन बॉडीगार्ड से कहा, हम इस लड़की से पैसे लेने हैं, हमें लेने दो। वीरा ने कहा, कितने देने हैं? उन लोगों ने पैसे बताए। वीरा ने एक चेक उन लोगों को दिया। फिर वह लोग वहां से चले गए। वह सच में एक बड़ा अमाउंट था। उनके जाने के बाद रावी ने उस औरत को खड़े होने को कहा। वीरा ध्यान से उसका चेहरा देख रही थी। जिसका चेहरा आधा दुपट्टे ढका हुआ था, उसके चेहरे का वह हिस्सा बुरी तरह जल चुका था, जिससे वह काफी डरावनी दिख रही थी। वीरा ने शांति से उसे अपने पीछे आने को कहा और वह तीनों राजन शाही के महल चले गए। कोई पहचाने या ना पहचाने, पर वीरा उसे पहचान गई थी। वह फेमस डिजाइनर नीरजा शर्मा थी, जिसे ड्रग और स्मगलिंग के झूठे केस में फंसाया गया था और उस पर अपनी डिजाइन इल्लीगली भेजने का इल्जाम भी लगा था। कहा जाता है कि उसकी कंपनी के लोगों ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया था। रावी और वीरा ने उसको अमेरिका में भेजकर प्लास्टिक सर्जरी कराकर इलाज करवाया था और उसे जयपुर में ही एक स्टोर खोलकर दिया था। उस स्टोर का नाम ड्रेस फॉर मी था। प्रज्ञा भाटिया ने कभी नहीं सोचा था कि 2 छोटी बच्ची हैं, उसकी जिंदगी इस तरह बदल देगी। उन्होंने उसे एक नया नाम और जगह दी थी। इन 4 सालों में उनके स्टोर की 11 से भी ज्यादा ब्रांच है, अलग अलग शहरों में खुल चुकी थी और उनकी दुकान की एक ड्रेस को खरीदने के लिए लड़ाइयां हो जाती थीं, क्योंकि वह एक ड्रेस के सिर्फ 3 पीस बनाते थे। इस बिजनेस को रावी और वीरा ने राजन शाही की कंपनी में सीईओ की पोस्ट पर काम करने पर मिले पैसों से खोला था। उस स्टोर की करोड़ों की कमाई सिर्फ उनकी मेहनत की थी। प्रज्ञा भाटिया अपने ख्यालों से बाहर आई और कहने लगी, सच में वह दोनों भगवान का फरिश्ता ही है। इधर वायु तेजस सिद्धार्थ कौर कुछ लोगों के साथ बैठा था।
वह लोग उनकी कंपनी के आने वाले कुछ प्रोजेक्ट और लैंड ऑक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तभी करण परेशान होता हुआ वहां आया। वायु ने करण का ऐसा परेशान चेहरा दिखा तो उन लोगों को वहां से जाने को कह दिया। अब वह सिर्फ वायु, तेजस, सिद्धार्थ और करण थे। करण ने परेशान होकर कहा, सर, मैम कहीं नहीं मिल रही है। मुझे होटल से थोड़ी दूरी पर मैम का फोन पड़ा मिला, जो पूरी तरह टूट चुका था। यह सुनते ही वायु की आंखें छोटी हो गईं। उसने कहा, फुटेज चेक करो। थोड़ी देर बाद सीसीटीवी फुटेज रूम में वायु ने देखा कि धैर्य को कुछ लोग जबरदस्ती वैन में खींच कर ले गए। थोड़ी दूरी पर जाकर उन्होंने धैर्य की फोन को वैन के बाहर पटक दिया था। सिद्धार्थ ने परेशान होकर कहा, ये कौन हो सकते हैं? वायु ने करण से कहा, बोलो। करण ने कहा, सर, कुछ घंटों पहले सोम चौधरी मैम से बदतमीजी कर रहा था और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया था। शायद उसी का बदला लेने के लिए वह उन्हें उठाकर ले गया है। और आप यह बात अच्छे से जानते हैं कि सोम चौधरी की हवेली पर जाने वाली लड़की को भी जिंदा नहीं लौटी। तेजस ने परेशान होकर कहा, क्या तुम जानते हो वह हवेली कहाँ है? करण के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं और उसने कहा, उसकी हवेली आज तक किसी ने नहीं देखी है। कई किलोमीटर के इलाके में उसकी हवेली की जमीन में सिर्फ लाशें ही लाशें गाड़ी गई हैं, और वह सारी लड़कियों की होती है जिन्हें सोम चौधरी पसंद करता थी। सिद्धार्थ का शरीर ठंडा पड़ने लगा था। उस एरिया की बहुत चिंता हो रही थी। वायु अभी भी शांति से सब सुन रहा था। तभी उसने आगे चलते हुए कहा, मेरे साथ चलो। यह सिर्फ करण के लिए था। पर ठीक है सर। सिद्धार्थ भी उसके साथ जीत कर चलने लगी। थोड़ी देर बाद एक सुनसान सड़क पर कई सारी गाड़ियां खड़ी थीं और उनके बाहर लोग एक कतार में खड़े थे। वायु ने कहा, मैं तुम्हें 1 घंटा दे रहा हूं। सोम चौधरी की हवेली को ढूंढो। और फिर राका की तरफ देखकर कहने लगा, क्या तुम उसे लाए हो? राका ने हाँ में सिर हिलाया और एक कार का दरवाजा खोला। एक जोर की दहाड़ के साथ काला चीता बाहर आया और वायु के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने दूर से ही वायु का सीरियस फेस देख लिया था और इस समय वह भी काफी सीरियस था। उसे वायु के एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता था कि उसे क्यों बुलाया गया है। वायु ने अपनी जेब से एक आसमानी कलर का रुमाल निकाला और उसे काले चीते के सामने रख दिया। काल उस रुमाल के चारों तरफ घूमकर स्मेल कर रहा था। तब तक कुछ गाड़ियां लोगों के साथ वहां से जा चुकी थी। सोम चौधरी की हवेली को ढूंढने अभी भी वहां 25 से ज्यादा लोग खड़े थे। वह लोग एक जंगल एरिया में खड़े थे और वायु को उम्मीद थी कि उसकी हवेली यही कहीं आसपास है। तभी भी उसने रिस्क ना लेते हुए अपने लोगों को बाकी जगहों पर तलाश करने को भेजा था। कुछ पल बाद काली चीते की पीली आंखें भयानक तरीके से चमकने लगीं। उसने वायु की आंखों में देखा। वायु समझ गया और सबको कार में बैठने को कहा। सबके कार में बैठे ही काला चीता तेजी से दौड़ने लगा और सारी कार उसके पीछे कौल दौड़ते हुए घने जंगल के अंदर ज्यादा जा रहा था। अंदर एक कच्ची सड़क बनी थी। अभी भी टायर के निशान दिख रहे थे। थोड़ी दूर जाकर कल रुक गया। वायु ने सबको गाड़ी रोकने को कहा। जब तक गाड़ियों से उतरे तो उन्होंने देखा कि आगे कुछ नहीं है। तेजस ने कहा, भाई, यहां पर कुछ नहीं है। वायु सिर्फ काल की तरफ देख रहा था। काल जो कुछ कदमों से आगे जाकर जमीन पर लेट गया और सामने देखने लगा। वायु ने अपने बॉडीगार्ड से नाइट विजन बायोक्लर लिया। उसने देखा थोड़ी दूरी पर कई सारे लोग पहरा दे रहे थे। वहां 70 से ऊपर लोग को और उनसे 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा सा घर दिख रहा था, घर जिसकी सारी लाइट ऑन थी। वायु ने बहुत धीमी मगर गंभीर आवाज में कहा, प्लान बनाना होगा। थोड़ी देर बाद ईस्ट साइड से कुछ लोगों के गोली चलाने की आवाज आई। आदमी अलर्ट हो गए और उस ओर जाने लगे। उनके चलते कदमों के साथ ही उनके साथियों की लाशों नीचे गिरती जा रही थी। वायु की टीम में सब एक्सपर्ट है। किसी का निशाना चूकना नामुमकिन था और वैसे भी उनके सामने से आ रहे लोग प्रोफेशनल नहीं दिख रहे थे। जैसे ही उन लोगों का ध्यान भटका और पहरा दे रहे लोगों की संख्या कम थी, सेंटर से वायु के कुछ गार्ड साइलेंसर लगी बंदूक लेकर आगे आते हुए गोली चलाने लगे। बचे कुछ लोगों को भी उन्होंने मार दिया। यह जगह पूरी खून की बदबू और लाशों से भर गई। वो बड़ी हवेली की तरफ चले गए। गोल्डन कलर की नेम प्लेट दिखी। बड़े बड़े शब्दों में सोम चौधरी की हवेली लिखा था। वायु ने गुस्से में उसे घूरा और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर कई सारे जंगली कुत्ते वायु की तरफ दौड़कर आने लगे।
इसके पहले से एक भी आगे आ पाता। काल तुरंत ही उनके सामने कूदकर खड़ा हो गया और अपनी भयानक आंखों से उन्हें देखने लगा। जंगली कुत्ते डर गए। काल में जोर से दहाड़ मारी। यह सुनकर तो वह सारे कुत्ते वहां से गायब ही हो गए। ऐसी भयानक आवाज सुनकर हवेली की चौकीदारी कर रहे लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। वायु के दोनों हाथों में एक एक खंजर था जो काफी पुराना दिख रहा था और उनकी चमक बता रही थी कि वह एक झटके में किसी की भी जान ले सकते हैं। दो आदमी दौड़ते हुए वायु की तरफ है आ रहे थे। वायु ने अपने दोनों हाथ एक बार घुमाया और उसके सामने खड़े आदमी सीधे जमीन पर गिर गए। उनकी गर्दन उनके धड़ से अलग हो चुकी थी। तेजस और सिद्धार्थ जो अभी अभी वहां पहुंचे थे, इस भयानक सीन को देखकर उनकी रूह कांप उठी थी। उन्होंने वायु को अपनी सबॉर्डिनेट को सजा देने के लिए कहते तो सुना था और कभी उसे खुद किसी को सजा देते नहीं देखा था। इस समय वायु की आंखों के सामने सिर्फ धैर्य का चेहरा था। वह अपने हाथ में पकड़े खंजर से लोगों को मारता हुआ सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। उसके साथ के लोग सिर्फ वह खड़े ही थे क्योंकि वायु ने किसी को नहीं छोड़ा था जिसे वह मार पाए। तेजस ने मुंह बनाए और सिद्धार्थ के कहा, भाई देखो वायु भाई, सारा एक्शन अकेले कर रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। सिद्धार्थ ने मजाक में कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे अभी जाकर सबको मार देते। तभी किसी के दर्द में चलाने की आवाज आई। दोनों ने सामने देखा। वायु में एक आदमी का हाथ काटकर दूसरी तरफ फेंक दिया था और अपने हाथ में पकड़े दूसरे खंजर से उसके पेट के ऊपर तक चीर दिया था। सिद्धार्थ ने तिरछी नजर कर तेजस को देखा और कहा, मुझे लगता है तुम अपने भाई से अच्छा कर सकते हो, तो जाओ। तेजस ने अपने दोनों हाथ ऊपर खड़े किए और कहा, मुझे वायु राजवंश के बराबर ही नहीं करनी। हवेली के एक कमरे में ढेरिया के दोनों हाथ और पैर बांध के रखे गए थे और उसके मुंह पर भी कपड़े बना था। वह डर भरी आंखों से अपने सामने खड़े हैं। सोम को देख रही थी। सोम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब तुम्हें पता चलेगा सोम चौहान से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। क्या कई दिनों से इस बिस्तर पर कोई नई लड़की आई है? और तुम जैसी खूबसूरत तो बिल्कुल नहीं। यह कहते हुए वह अपने हाथों से उसके गालों को छूने लगा। धैर्य ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। सोम शैतानी हंसी हंसते हुए उसके चेहरे को अपने एक हाथ में पकड़कर मोड़ा और कहा, इस सब का कुछ फायदा नहीं, तू इन सब से बचकर कहीं नहीं जा सकती। यह कहते हुए उसने अपनी शर्ट के बटन खोलकर उसे एक तरफ फेंक दिया और धैर्य के ऊपर आकर उसे किस करने की कोशिश करने लगा। धैर्य छटपटाते हुए उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह गए थे। वायु को चेहरा आ गया। उसने अपने मन में कहा, वायु आप कहाँ हो? वह नहीं जानती थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे वायु बचा लेगा। सोम उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक बड़े से पंजे ने उसे उसके गले से पकड़कर नीचे गिरा दिया। जोर से दहाड़ने की आवाज उस कमरे के चारों ओर गूंजी। ढेरिया ने अभी भी अपनी आंखें कस के बंद कर रखी थीं। सोम ने खुद को संभाला और सामने देखा। अपने सामने इतने बड़े काले जानवर को देखकर उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। वाह, पीछे खिसकते हुए कहने लगा, देखो मुझसे दूर रहो। काल ने उसे घूर कर देखा पर अपने एक पंजे से उसके गले को दबोच लिया। अब काल सोम के ऊपर बैठा था। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और उधर से एक नीली आंखों वाला राक्षस अंदर आया जिसकी आंखों में सिर्फ मौत दिख रही थी। सोम ने दरवाजे की तरफ देखा और कहा, वायु राजवंश। मेरी हवेली में उसकी आवाज बहुत कम आ रही थी क्योंकि काल ने उसके गले को काफी कस के दबा रखा था। वायु ने उसे घूर कर देखा और फिर उसकी नजर बेड पर गई। धैर्य को इस तरह बंधा देखकर उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने उसके बिखरे हुए कपड़े और बाल देखे और अपने दोनों हाथों की मूलियां बनाकर काल से कहने लगा, दूर हटो। काल तुरंत सोम के ऊपर से हट गया और बेड के पास धैर्य के सामने बैठ गया। अभी भी ढेरिया ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसे अपने गाल पर कुछ गर्म महसूस हुआ। उसने अपना सिर उस तरफ मोड़ा। बिल्कुल सामने एक काला चीता बैठा दिखा। वो डर से कांपने लगी और पीछे की खिसकते हुए बेड के दूसरे कोने में जाने लगी। काल ये देखकर उदास हो गया। वह जानता था ये लड़की उसके मालिक के लिए क्या अहमियत रखती है और वो चाहता था कि वह उसे भी पसंद करे। वह बेड पर चढ़ा और अपने दांतों से ढेरिया के हाथ और पांव की रस्सी खोल दी।
वायु, जो कि अभी भी जमीन पर पड़े सोम को घूर रहा था, उन्हें बिना पीछे मुड़े कहा, इसे बाहर ले जाओ। काल बेड से नीचे खड़ा हो गया और धैर्या का दुपट्टा खींचने लगा। धैर्या भी अब तक नीचे खड़ी हो चुकी थी। काल के इस तरह उसके दुपट्टे को खींचने से उसके पीछे पीछे चलने लगी। काल से कमरे के बाहर ले आया और सीढ़ियों से नीचे लाकर उसे लिविंग रूम में बिठा दिया। वह काफी पुरानी और बड़ी हवेली थी, जहां सब कुछ एंटीक डिजाइन का था, पर वह जो काम होता था वह भयानक और बुरा था। ढेरिया चुपचाप वह सोफे पर बैठी रही। वह बाहर से आ रही खून की बदबू को महसूस कर सकती थी। उसे अपने सामने खड़े लोगों को देखा। तेजस और सिद्धार्थ ने गार्ड के साथ मिलकर वहां से सारी लाशों को बाहर फेंक दिया था। वायु ने जाने से पहले उनसे कहा था। पहले उन्हें इसका मतलब समझ नहीं आया, पर अब इस तरह धैर्य को वहां बैठा देखो, समझ गए। तेजस और सिद्धार्थ ने एक दूसरे की तरफ देखा और ऊपर सोम के कमरे की तरफ बढ़ गए। अंदर सोम के कमरे में सोम ने खुद को संभाला और खड़ा होते हुए कहने लगा, मिस्टर वायु, अगर आपको वह लड़की चाहिए थी तो मुझसे कह देते। मैं आपको उससे भी अच्छी अच्छी लड़कियां लाकर दे सकता हूं। उस 2 कौड़ी की लड़की क्या करेगी? ऐसी लड़की बाजारों में रुपयों के दाम में मिलती है। फिर अपने गले पर हाथ रखकर कहने लगा, वैसे मैंने भी उससे खूबसूरत लड़की पहले नहीं देखी थी। हंसते हुए मुस्कुराते हुए, अगर आपका उससे मन भर जाए तो 1-2 रातों के लिए उसे मेरे पास भिजवा दीजिएगा। हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसने इतना ही कहा था कि उसके गालों पर एक जोरदार मुक्का पड़ा और उसके 2 दांत टूटकर नीचे गिर गए। उसके मुंह से खून निकल रहा था। वायु ने उसका कॉलर पकड़कर उसे उठाकर खड़ा किया और अपने खून से भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हो? उसके बारे में ऐसा कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जिस इंसान पर मैं एक रोज बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसका एक आंसू मुझे दुनिया तबाह करने पर मजबूर कर सकता है, तूने उसे छुआ, तूने उसे रुलाया। अब तो भुगत। इस समय वायु मौत का देवता लग रहा था, जो सोम की जान लेकर ही जाएगा। सोम को पता था कि अब वह बच नहीं सकता है। उसने हंसते हुए कहा, क्या रिश्ता है आपका उस लड़की से जो उसके लिए इतना परेशान हो रहे हैं? लगता है उसने आपको कई बार खुश किया है, इसीलिए वायु राजवंश इस सड़क की गंदगी को अपने सर पर बैठा रहे हैं। वायु ने अपने हाथ में पकड़े खंजर को उसकी गर्दन के कोने पर लगाया और कहा, जिसके बारे में तू बकवास कर रहा है वो मेरी इबादत है, मेरी सांसें हैं, मेरी धड़कन। सोम ने अपनी गर्दन पर हो रहे असहनीय दर्द से आंखें बंद की और फिर हंसते हुए कहा, मतलब वो आपका खिलौना है। वायु ने उस खंजर को उसकी गर्दन के पार किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पत्नी है वो मेरी, सुना तूने? शी इज माई वाइफ। ये उसने बहुत जोर से चिल्लाकर कहा था, जिसकी आवाज पूरी हवेली में गूंजने लगी थी। बाहर खड़े सिद्धांत और तेजस वायु को सोम को इतने बेरहम तरीके से मारने और ढेरिया को उसकी वाइफ बताने से हैरान थे। नीचे ढेरिया को भी वायु की आवाज सुनाई दी और वो कांप उठी। तभी काल उसके पास आया और अपना सर उसके कपड़ों पर रगड़ने लगा। एक पल के लिए तो धैर्य डर गई, फिर हिम्मत करके उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। उसने काल से कहा, आपका नाम क्या है? काल जोर से दहाड़ा और अपना पंजा आगे कर दिया। ढेरिया ने देखा उसके पंजे पर गोल्ड का एक पतला मगर चौड़ा बेल्ट है और उस पर काल लिखा है। ढेरिया ने कहा, अच्छा, आपका नाम काल है, क्या आपने हमें ढूंढा? काल अपनी पूंछ हिलाने लगा। ढेरिया ने कहा, आप कितने प्यारे हैं, और एक आपके मालड़ीक बिल्कुल राक्षस हैं, जब देखो अपनी खतरनाक आंखों से घूरते रहते हैं। पर धैर्य को नहीं पता था कि अभी सच में उसे कोई घूर रहा है। हा 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 हा। ढेरिया सोफे पर बैठे बैठे काल से वायु की बुराइयां कर रही थी और काल अपनी चमकती हुई आंखों से उसे देखकर अपनी पूंछ हिला रहा था। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ी और मुंह पूरी तरह उतर गया। उसने अपनी मासूम नजरों से सीढ़ियों की तरफ देखा और उल्टा होकर जमीन पर लेट गया। धैर्य ने उसकी यह हरकत देखी और वह कंफ्यूज हो गई। उसने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, आप उदास क्यों हो गए? काल ने कुछ नहीं कहा और सिकुड़कर उस कारपेट पर बैठ गया। तभी धैर्य को अपने पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी, तुम्हारी सोच काफी बदल गई है। धैर्य का पूरा शरीर अकड़ गया। उसने नीचे लेटे काल को देखा और वह समझ गई थी, उसने अपने मालिक को देख लिया था।
ढेरिया ने मुंह बनाकर वायु की तरफ देखा और कहा, हमने कुछ गलत नहीं कहा है, और बाहर की तरफ जाने लगी। तभी एक पल के लिए उसका सर चक्कर आया और वह अपनी जगह रुक गई। वायु दौड़कर उसके पास आया और उसे उसके कंधों से पकड़कर कहने लगा, क्या हुआ? तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? उसकी आंखें इस समय नरम भावनाओं से भरी थीं। सिद्धार्थ और तेजस मुंह खोले वायु को देख रहे थे, जिसने थोड़ी देर पहले एक आदमी की गले को खंजर से चीर दिया था। और धैर्य के सामने ऐसा लग रहा था जैसे मासूम सा बच्चा हो। हंसी 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 हाँ, तुम कोशिश कर सकती हो। धैर्य गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर जाने लगी। वह दरवाजे तक ही पहुंची थी कि इसे दरवाजे के पास एक कटा हुआ हाथ दिखा। ये देखकर उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह अपने कदमों को पीछे लेते हुए उस हाथ को देख रही थी। तभी उसकी पीठ वायु से टकरा गई है। वायु ने अपनी जेब से एक काले रंग की पट्टी निकालकर धैर्य की आंखों पर बांध दिया और उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर जाने लगा। बाहर का पूरा रास्ता खून और लाशों से भरा था। वहां की फ्लोर पर बिछी येलो कलर की टाइल्स पूरी लाल हो चुकी थी। ये सब देखकर सिद्धार्थ और तेजस अपनी आंखों का डर नहीं छुपा पा रहे थे। अगर ढेरिया यह देख लेती तो वह पक्का बेहोश हो जाती। वायु ने जैसे ही धैर्य को कार में बिठाया, ढेरिया उसी सीट पर गिर गई। वायु ने परेशान होकर उसकी तरफ देखा और फिर मुड़कर सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ ने धैर्य को चेक किया और कहा, यह बेहोश हो गई है, और कार की फ्रंट सीट से एक बॉक्स को निकालकर उसमें से इंजेक्शन धैर्य को लगाने लगा। वायु आंखें छोटी कर कर उसे देख रहा था। उसने कहा, तुझे कैसे पता उसे इसी इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी? ये सुनते ही दवाई की वह छोटी बोतल सिद्धार्थ के हाथों से गिरकर टूट गई। उसके दिल में एक अनजाना डरा आने लगा था, और फिर उसने खुद को संभाला और कहा, मैं हर इमरजेंसी के लिए तैयार रहता हूं, और तेजस के साथ दूसरी कार पर बैठ गया। वायु ने कार में बैठकर धैर्य का सिर अपने पैरों पर रखा और उसके बालों को सहलाने लगा। बाहर खड़े राका ने कहा, इनका क्या करना है? वायु ने एक नजर बाहर पड़ी लाशों की तरफ देखा और बिना किसी भाव के कहा, बाहर जिस तरह ये लड़कियों को मारकर दफना देते हैं, इन लोगों को भी वहीं दफना दो और इस हवेली को उड़ा दो। इतना कहकर उसने ड्राइवर से गाड़ी आगे बढ़ाने को कह दिया। सिद्धार्थ और तेजस की गाड़ी में सिद्धार्थ अपनी सोच में गुम था, जो आगामी ने उसे बताया था कि धैर्य उसकी बहन है। तभी गलती से आहाना ने उसे यह भी बता दिया था कि जिस मिस साहू का ऑपरेशन वो 3 महीने बाद करने वाला है, वह कोई और नहीं, ढेरिया ही है। उसे अपनी और वीरा की बातें भी याद आ रही थीं। उस दिन कॉफी शॉप में वीरा ने जब शिवरावी को बाहर भेजा था, उसके बाद उसने धैर्य की मेडिकल फाइल से कुछ पेपर्स अलग कर कर सिद्धार्थ को दिए थे और उन्हें पढ़ने को कहा था। जैसे ही सिद्धार्थ के सारे पेपर पढ़े, उसके हाथ कांपने लगे। उसने उलझन भरी आंखों से अपने सामने बैठी लड़की को देखा। तभी वीरा ने अपने चेहरे का मास्क हटा दिया। सिद्धार्थ उसका चेहरा देखकर लगभग अपनी सीट से गिरने ही वाला था, और उसने टेबल को पकड़कर खुद को संभाल लिया।
वह ध्यान से वीरा के चेहरे और आंखों को देख रहा था। उसने कहा, मैं कैसे मान लूं? तुम सच कह रही हो। वीरा ने बिना किसी भाव के उससे कहा, अब फिर से टेस्ट कर लीजिए, रिजल्ट यही होगा। मेरा और मेरी बहन का डीएनए मिस्टर वायु राजवंश से मैच करता है। एंड दैट्स प्रूव्ड दैट ही इज आवर बायोलॉजिकल फादर। ये कहते हुए वीरा की आवाज में थोड़ा सा गुस्सा था। सिद्धार्थ ने थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ उससे पूछा, तुम्हारी मम्मी कौन है? और मन में कहने लगा, ये वायु, ये तो हमेशा लड़कियों से दूर भागता था, तो इसकी इतनी सुंदर और समझदार लड़कियां आ कहां से गईं? वीरा ने उसे कुछ नहीं कहा और उसकी मम्मी की फाइल उसे वापस देते हुए कहने लगी, आप उनसे 3 महीने बाद ऑपरेशन का टाइम मिल सकते हैं। मुझे पता है आप अपने पेशेंट से ऑपरेशन के पहले नहीं मिलते। इससे पहले की सारी प्रोसेस आपके हॉस्पिटल के बाकी लोग करते हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ को थोड़ा दुख हुआ। उसने फिर उस रिपोर्ट की तरफ देखा। वह मिलिट्री हॉस्पिटल से बनाई गई थी, जहां पर गलती होने की गुंजाइश ही नहीं होती। सिद्धार्थ अपने ख्यालों से तब बाहर आया जब तेजस ने उसे कार का दरवाजा खोलकर बाहर खींचा। तेजस ने हंसते हुए कहा, भाई लगता है आप अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आए। सिद्धार्थ ने खोए हुए अंदाज में कहा, सच में वह एक बड़ा सदमा था। सिद्धार्थ ने बिल्डिंग की तरफ देखा और कहा, हम लोग वापस होटल क्यों आए हैं? तेजस ने कंधे उचकाए और कहा, वायु भाई ने कहा है कि आज सब यहीं रुक रहे हैं। यह कहते हुए वह अंदर चला गया। डायमंड स्टार होटल के टॉप फ्लोर के एक रूम में वायु ने धैर्य को प्यार से बिस्तर पर लिटाया और उसके बिखरे हुए बालों को ठीक करते हो कहने लगा, तुम मान क्यों नहीं लेते? हमारी शादी को आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हें रोक रहा है? उस समय भी तुमने यही कहा था, पर देखना मैं तुम्हें मना लूंगा। मैं कहता हूं। उसने उसके माथे पर किस किया, फिर उसे ब्लैंकेट उड़ाया और लाइट्स ऑफ कर दी। तभी उसे अपने दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनाई दी। वो जानता था कि बाहर कौन है, क्योंकि यह होटल रूम सिर्फ उसके लिए था और यहां उसकी इजाजत के बिना कोई नहीं हो सकता था, सिवाय उन 2 बेवकूफों के। जैसे ही वायु ने दरवाजा खोला, उसके सामने 2 मुस्कुराते हुए चेहरे खड़े थे। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, भाई हम अंदर आ सकते हैं या तू भाभी के साथ बिजी है? तेजस ने कहा, नहीं सिद्धार्थ भाई, वायु भाई का लक अभी अच्छा नहीं है, क्योंकि भाई भाभी तो बेहोश है। तभी उन दोनों की नजर अपने आप को घूरते हुए वायु पर पड़ी और वह दोनों चुप हो गए। वायु कमरे के बाहर आया और दरवाजा बंद करते हुए कहने लगा, लिविंग रूम में चलो। ये होटल का सबसे ज्यादा बड़ा कमरा था और सबसे लग्जरी है। यहाँ की सीलिंग दिखने में ऐसी थी जैसे ऊपर पानी हो। वह पूरी कांच की बनी थी और ऊपर से पूल से भरे हुए पानी का रिफ्लेक्शन उस पूरे अपार्टमेंट जैसे रूम में दिखता था। वहां का हर एक सामान लाखों से ऊपर का था। केविन डुअल ने वायु के लिए स्पेशल यह रूम बनाया था जब वह इस होटल की डिजाइनिंग कर रहा था। सिद्धार्थ, तेजस, वायु गंभीर चेहरा लेकर लिविंग रूम में बैठे थे। इस समय सिद्धार्थ बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। क्या हुआ था? पार्टी के कारण वह यह बात वायु से पूछ नहीं पाया था और अब उसकी और धैर्य की शादी की बात सुनकर वह समझ गया था कि जरूर कुछ बढ़ा हुआ है। वायु ने एक गहरी सांस ली और बताने लगा, 2 हफ्ते पहले करण को मैसेज मिला था कि हैदराबाद वाली कंपनी और लंदन वाली कंपनी दोनों में एक साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इसीलिए करण लंदन गया था और मुझे हैदराबाद जाना था। पर जैसा कि इस प्रोजेक्ट को निशा हैंडल कर रही थी और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास थी, तो मुझे ढेरिया को अपने साथ ले जाना पड़ा, क्योंकि उसने उस प्रोजेक्ट की फाइल को कई बार स्टडी किया था। जब हम वहां पहुंचे तो हमारा काम एक ही दिन में हो गया। मुझे इस बात पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुई कि इतने छोटे से मामले के लिए इतना बड़ा इशू बनाया गया। दूसरे दिन वह लोग फ्लाइट से वापस देहरादून जा रहे थे। वायु थोड़ा परेशान था, क्योंकि वह करण से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था और ना ही किसी और से। अब उसका चेहरा गंभीर होने लगा था। उनको प्लेन में बैठे 2 ही घंटे हुए थे, तभी वहां रेड कलर की लाइट जलने लगी और एक बॉडीगार्ड वहां आकर कहने लगा, बॉस हमें बताया गया है, हमारे प्लेन में कई जगहों पर बॉम्ब लगे हैं और वो अभी डिटेक्ट हुए हैं। इस समय वह बॉडीगार्ड काफी परेशान दिख रहा था। उसने कहा, सर ब्लास्ट में 10 मिनट बचे हैं। वायु ने अपने साइड में सो रही ढेरिया की तरफ देखा और कहा, कितने पैराशूट है? बॉडीगार्ड ने कहा, सबके लिए काफी हो गए। वायु ने कहा, तुमने इमरजेंसी मैसेज भेजा? बॉडीगार्ड ने कहा, सर ना कोई मैसेज आ रहा है
न कोई कॉल लग रही है। नेटवर्क डॉट जेमर्स को प्लेन के किसी हिस्से पर सेट किया गया है। वायु ने कहा, ठीक है, हम जंप करेंगे। बॉडीगार्ड वहां से जाकर तैयारी करने लगा। वायु ने धैर्या को जगाया और कहा, धैर्या, मेरी बात ध्यान से सुनो। धैर्या, जो अभी भी नींद में थी, वायु का इतना गंभीर चेहरा देखा तो उसकी सारी नींद उड़ गई। उसके कहा, सर, कोई परेशानी है? वह बहुत खुश थी कि उसका काम एक ही दिन में खत्म हो गया और वह रावी और वीरा के पास जा सकती है। पर वायु का ऐसा परेशान चेहरा देखकर उसका दिल बैठा जा रहा था। उसने कहा, क्या कोई परेशानी हो गई है? जब वायु ने धैर्य को ऐसे घबराते हुए देखा तो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तभी वहां पर एक बॉडीगार्ड एक पैराशूट लेकर आया और वायु को देकर कहने लगा, सर, ये एक ही है। वायु ने हाँ में सिर हिलाया, पर धैर्या उसे उलझी हुई नजरों से देख रही थी। वायु ने उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा और कहा, हमें प्लेन से जंप करना है, इसमें बॉम्ब लगे हैं। धैर्या का दिल एक पल के लिए कांप उठा। थोड़ी देर बाद प्लेन के एग्जिट डोर पर सारे सबॉर्डिनेट पायलट वायु और धैर्या साथ में खड़े थे। बॉडीगार्ड ने वायु को पहले जाने को कहा। वायु ने एक बेल्ट से धैर्या और खुद को बांध रखा था और अपनी पीठ पर पैराशूट की टांगा हुआ था। वायु ने धैर्या से कहा, हग मी। धैर्या ने जोर से वायु को गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर लीं। वायु तुरंत प्लेन से कूद गया। थोड़ी देर बाद सारे सबॉर्डिनेट पर पायलट भी प्लेन से कूदे और जैसे ही उन्होंने पैराशूट ओपन करने के लिए बटन प्रेस करो, सारे पैराशूट एक साथ ब्लास्ट हो गए और उनके साथ सब लोग भी उस नीले आसमान में धमाके की लाल रोशनी के साथ खून की बदबू और मांस के टुकड़े फैलने लगे थे। धैर्या का सर वायु के कंधे पर था, पर वह सारा नजारा उसकी आंखों में कैद हो चुका थी। वायु ने अपना सिर घुमाकर वह सब देखा और फिर अपने पैराशूट के बटन को देखने लगा था। वो उसे दबाने से हिचकी जा रहा था। उनके नीचे गिरने की स्पीड तेज होती जा रही थी। उसे अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं थी, पर इस समय उसके साथ धैर्या थी। वह कोई रिस्क नहीं ले सकता था। धैर्या ने जब वायु को ऐसे परेशान होते हुए देखा तो उसने अपने हाथों से उस बटन को प्रेस कर दिया। वह जानती थी कि वह बिल्कुल नहीं मर सकती है। उसके पास जिंदगी जीने की दो ऐसी वजह है जो उसे मरने की इजाजत नहीं देती। बटन प्रेस करते हैं। उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली, क्योंकि उसने देखा था कि बाकी लोगों ने जैसे ही पैराशूट के बटन प्रेस करे थे, धमाके से वो लोग पैराशूट के साथ ब्लास्ट हो गए थे। वह नहीं जानती थी कि अब उन दोनों के साथ क्या होगा, और वह बिना कोशिश करे हार भी नहीं मान सकती थी। वायु का दिल भी इस वक्त तेजी से धड़क रहा था। उसने कस के धैर्या को पकड़ के रखा था। मैं अगले भाग में आपको सब पता चल जाएगा, तो थोड़ा इंतजार। और थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि वह हवा में ज्यादा तेजी से नीचे नहीं गिर रहे हैं। वायु ने अपनी आंखें खोलकर ऊपर देखा। उनका पैराशूट अच्छे से खुल चुका था। समझ गया उसके बॉडीगार्ड ने यह पैराशूट अलग से उसे दिया था, क्योंकि उसे पहले से ही बाकी पर शक था। उसे अपने वफादार साथियों पर गर्व हो रहा था। उसने सिर नीचे करके देखा तो धैर्या अभी भी उससे कस के गले लगाकर रखी थी। जैसे ही वह नीचे पहुंचने वाले थे, उनके पैराशूट का कपड़ा अपने आप फटने लगा और वह लोग वापस तेजी से नीचे गिरने लगे। इस बार स्पीड पहले से भी ज्यादा थी। रात होने लगी थी और अंधेरे में उन्हें नीचे कुछ नहीं दिख रहा था। पैराशूट गोल गोल घूमकर नीचे की तरफ जा रहा था। तभी वायु का सर किसी चीज से टकराया और वह बेहोश हो गया। सुबह धूप की किरणें चेहरे पर पड़ने से वायु होश में आया। उसने अपने आसपास देखा। बड़ा सा पैराशूट एक पेड़ पर गिर चुका था और पूरे पेड़ को ढक कर रखा था। वायु धैर्या उस पेड़ की एक बड़ी सी टहनी पर पैराशूट की रस्सी के सहारे लटक रहे थे। धैर्या तो तभी बेहोश हो गई थी जब वह पैराशूट जोरों से नीचे गिरने लगा था। वायु धीरे से उस टहनी पर बैठा और धैर्या को जगाने लगा। काफी समय बाद धैर्या होश में आई। उसके माथे के एक कोने से खून बह रहा था। उसने चिंता भरी नजरों से वायु को देखा और कहा, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? हमें दिखाइए। यह कहते हुए वह उसकी तरफ खिसकने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैर हवा में हैं। उसने नीचे देखा। वह लोग बड़े से पेड़ के काफी ऊपर के हिस्से पर थे। थोड़ी सी चूक और दोनों में से किसी के भी नीचे गिरने से जान जा सकती थी। धैर्या ने घबराकर वायु की शर्ट का एक कोना पकड़ लिया। वायु ने उसे शांत नजरों से देखा और कहा, थोड़ी देर रुको।
5 मिनट बाद वायु ने पैराशूट की रस्सी का एक कोना उस मोटे से पेड़ के हिस्से पर बांधा और दूसरा खुद की कमर पर। उसने ढेरिया को अभी भी उस बेल्ट से अपने आप से बांध कर रखा था और इस पतली की रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। पैराशूट की रस्सी काफी मजबूत होती है और वह इतनी आसानी से नहीं टूटती। थोड़ी देर बाद उन दोनों के पैर जमीन को छू रहे थे। धैर्य ने खुश होकर वायु से कहा, हम नीचे आ गए। पर उसने देखा वायु गंभीर नजरों से आसपास के इलाके को देख रहा था। वह एक घने जंगल के बीच में थे। ढेरिया ने कहा, आप इस तरह क्या देख रहे हैं? वायु ने बिना उसकी तरफ देखेगा। अब यह रात में गिरे हैं। उन लोगों ने जरूरत पैराशूट में ट्रैक्टर भी लगाया होगा और वह लोग जल्दी हमें ढूंढ लेंगे। यह सुनते ही धैर्य डर गई और कहने लगी, अब हम क्या करें? वायु ने उसका हाथ पकड़ा और आगे चलते हुए कहने लगा, हमें यहां से निकलना होगा। वह लोग शाम तक चलते रहे और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। धैर्य थक कर एक पत्थर पर बैठ गई और कहने लगी, अब हम नहीं जा सकते, हम बहुत थक गए हैं। वायु ने उसके माथे पर आ रहे पसीने को पोंछा और कहा, हम गिव अप नहीं कर सकते। उसे ने इतना ही कहा था कि कहीं से गोली चलने की आवाज आई। वायु ने तुरंत धैर्य का हाथ पकड़ा और दौड़ते हुए कहने लगा, वह लोग आ गए हैं। यह सूरज ढलने का समय था और धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा था। अंधेरे में सूखे पत्तों पर कई लोगों की चलने की आवाज आ रही थी। तभी वायु और धैर्य के सामने 3 लोग आकर खड़े हो गए। उन तीनों के हाथों में बंदूकें थीं। वायु ने अपनी गुस्से भरी नजरों से उन सबको देखा और धैर्य को अपने पीछे खड़ा कर दिया। इससे पहले कि उन तीनों में से कोई भी गोली चला पाता, वायु ने अपनी एक किक हवा में मारी जो उन तीनों के हाथों को जा लगी और वह बंदूकें उनके हाथ से गिर गई। इससे पहले कि वह उन बंदूकों को उठा पाते, वायु ने तुम सबको बहुत बुरी तरह मारा। फिर उसने उस जमीन पर पड़ी गन्स को अपनी पेंट में एडजस्ट कर कर रखा और धैर्य का हाथ पकड़कर आगे जाने लगा। एक गन अभी भी उसके हाथ में थी। धैर्य ने डर भरी नजरों से उसे देखा और कहा, हम बच जाएंगे ना? वायु ने उसके हाथ पर अपने ग्रिप टाइट की और कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हर थोड़ी देर में उनका सामना किसी न किसी से हो रहा था और हर अगले कदम पर मिलने वाला इंसान पहले वाले इंसान से ज्यादा खतरनाक था। इसमें वायु बहुत ज्यादा घायल भी हो चुका था, पर उसने धैर्य को एक खरोच भी नहीं आने दी थी। यहां तक कि धैर्य के सूट का एक टुकड़ा भी नहीं फटा था। वायु ने अपनी गन की तरफ देखा जो खाली हो चुकी थी। फिर उसने झुककर अपने जूतों के दोनों कोनों से कुछ चमकता हुआ निकाला। धैर्य ने वायु के हाथों की तरफ देखा जिसमें 2 बड़े बड़े खंजर थे। इस समय वायु की आंखें किसी राक्षस की तरह लग रही थीं। धैर्य वायु से कुछ कहने ही वाली थी कि उनके सामने 5 से 6 लोग आ गए। वायु ने सबकी तरफ एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ देखा और कहा, तुम्हारे लीडर ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया, वरना तुम लोग इस तरह यहां नहीं आते। उसके इतना कहने पर 2 आदमी आगे आने लगे। इससे पहले कि वह वायु पर अटैक करते, वायु दे उन दोनों की गर्दन पर वार करो। उसके दोनों खंजर खून से नहा चुके थे और वह 2 आदमी जमीन पर अपने सर के बिना पड़े थे। यह देखकर पीछे खड़े आदमियों के कदम 2 पल के लिए कांप उठे। तभी उनकी नजर वायु के पीछे गई और उनके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वायु ने जब बाकी लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तो उसके हाव बहुत ठंडे हो गए। उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे जो अभी गर्माहट थी वह अब नहीं है। वह पीछे मुड़ा तो उसने पाया कि 2 लोगों ने धैर्य को पकड़ कर रखा है और अपने हाथ से उसका मुंह भी बंद करके रखा है। वायु ने घूर कर आदमियों को देखा और कहा, उसे जाने दो। वह लोग मुस्कुराए और कहने लगे, हमें नहीं पता था कि वायु राजवंश की कोई कमजोरी भी है। यह इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा काम की है। इससे पहले कि वह आदमी कुछ और बोलता, एक उड़ता हुआ खंजर उसके गले के बीचों बीच लगा। वायु ने जोर से चिल्लाकर कहा, उसे जाने दो। दूसरे आदमी ने जब अपने साथी को इस तरह मरते देखा तो उसने अपनी गन ढेरिया के सर पर रखते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुझे लोगों को मारने का, अब तेरी है महबूबा मरेगी। वायु का हाथ जो अभी खंजर मारने के लिए उठा था वह हवा में ही रुक गया। उसने कहा, उसे कुछ मत करना। वायु के पीछे खड़े आदमियों ने उसके घुटनों पर लात मारी। वायु जमीन पर गिर गया और बाकी लोग उसे बुरी तरह पीटने लगे। ढेरिया रोते हुए उसे देख रही थी। उसे पकड़ने वाला आदमी भी उससे दूर हो गया था। ढेरिया जोर जोर से चिल्लाकर उन लोगों को रुकने के लिए कह रही थी,
उस शांत जंगल में सिर्फ धैर्य की आवाज गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी हंसकर के पास आया और उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहने लगा कि उसे छोड़ देंगे, बस तुम हमारे साथ चलो। यह कहते हुए वो उसे उसके शरीर पर छूने लगा, जिससे धैर्य को बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी उसे उस आदमी के दर्द से चिल्लाने की आवाज आई और अपने चेहरे पर कुछ गीलापन महसूस हुआ। उसने सामने देखा, उस आदमी के सीने पर 2 खंजर लगे हुए थे और पीछे वायु अपने खून से सने कपड़ों के साथ खड़ा था। उसने तेजी से अपने दोनों खंजरों को हाथों में करते हुए सबको मार दिया और धैर्य के पास जाकर कहने लगा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तबीयत तेज गोली चलने की आवाज आई, जिससे धैर्य का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने देखा कि वायु को सर उसके कंधे पर आ गया है और उसके पीछे 4 लोग खड़े थे, जिसमें से एक ने वायु को पेट के एक हिस्से पर गोली मार दी थी। वायु पहले से ही बहुत ज्यादा घायल था। ढेरिया ने अपने आंसू भरी आंखों से उसे देखा और वायु को वहीं पेड़ से टिकाकर बैठा दिया। वायु की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। उसने वायु के साइड में पड़े वह दोनों खंजर अपने हाथ में लिए और गुस्से से उन आदमियों को देखने लगी। उनमें से एक आदमी हंसते हुए कहने लगा, जो वायु राजमवश हमें नहीं मार पाया, तो एक छोटी सी लड़की क्या कर लेगी? वायु अपनी धुंधली आंखों से चांद की रोशनी में चमक रहे धैर्य के चेहरे को देख रहा था। चारों आदमी एक साथ धैर्य की तरफ बढ़े। धैर्य ने अपने हाथ में पकड़े खंजरों पर अपनी पकड़ कस दी। वह खंजर बिल्कुल भारी नहीं थे, पर उनकी धार सिर्फ खून की प्यासी थी। धैर्य को नहीं पता था कि कैसे उसने उन चारों आदमियों को इतनी बुरी तरह मार डाला। उसे होश तब आया जब वह चारों जमीन पर गिर गए। वह वायु की तरफ मुड़ी और उसे सहारा देते हुए उधर से जाने लगी। वह अपने दिल के जज्बात और अभी हो रही हालातों से एक साथ जूझ रही थी। थोड़ी देर बाद उसे फिर से वहां कदमों की आवाज आने लगी। उन्हें ढूंढने काफी सारे लोग आए हुए थे। धैर्य ने वायु की तरफ देखा और हिम्मत कर आगे करने लगी। तभी उसकी जोर से चिख निकली। जो लोग उनको ढूंढ रहे थे वह उस तरफ आए जहां से आवाज आ रही थी, पर उन्हें वहां कोई नहीं मिला। कहीं घंटों तक उसी इलाके में ढूंढने के बाद भी जब उन्हें वह दोनों नहीं मिले, तो वह लोग वहां से चले गए। सन्नाटे को चीरते हुए धैर्य की तेज सांसों की आवाज आई जब वह वायु को लेकर वहां से जा रही थी। तो उसका पैर एक गड्ढे में फंस गया था और वह उस गड्ढे में वायु को लेकर गिर चुकी थी। वह काफी सारी घास थी, जिससे अंधेरे में उनको ढूंढना मुश्किल हो रहा था। धैर्य बहुत ज्यादा थक चुकी थी और वह वायु की बाहों में वैसे ही बेहोश हो गई। सुबह वायु होश तब आया जब उसे अपने ऊपर पानी की बूंदों का एहसास हुआ। उसने अपना सर उठाकर देखा। उनके ऊपर गिरी हुई सूखी घास से धूप छनकर उनके ऊपर आ रही थी। बाहर से कुछ लोगों की आवाजें भी आ रही थीं। उसने अपना सर नीचे कर देखा। धैर्य के कपड़े बुरी तरह खून से सने थे और उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वायु ने अपने जख्म की तरफ देखा, जिससे अभी भी थोड़ा थोड़ा खून बह रहा था। उसने धैर्य का रुपट्टा अपनी कमर में करके बांधा और धैर्य को उठाकर गड्ढे के बाहर रख दिया और फिर खुद ही बाहर आने की कोशिश करने लगा, पर उसके पेट पर हुआ वह बड़ा से जख्म से बाहर आने ही नहीं दे रहा था। तभी कुछ लोगों को वह दोनों दिखाए और उन्होंने अपने साथियों के साथ ने बाहर निकाला। बाहर आते ही वायु ने धैर्य का हाथ कस के पकड़ रखा था। उस औरत और आदमी ने परेशान होकर उन दोनों की तरफ देखा। उनके सामने पड़े लड़का लड़की बहुत ज्यादा जख्मी थे। आदमी ने कहा, चलो वैद्य जी के पास ले चलते हैं। फिर वह पास में काम कर रहे लोगों के साथ उन्हें वहां से ले गए। यह एक खेत था जहां वो लोग अपनी जान बचाते हुए आ गए थे। 5 घंटे बाद धैर्य को होश आया। उसका पूरा शरीर दर्द में था, पर जैसे ही उस एहसास हुआ कि वह उस गड्ढे में नहीं है, उसने उसके आसपास देखा और वायु को ढूंढने लगी। वो उठकर बैठी और बाहर जाने ही वाली थी कि उसे एक आवाज आई। वह लड़का उसे गोली लगी थी, वह दूसरे कमरे में है। धैर्य ने उस इंसान की तरफ ध्यान नहीं दिया जिसने उसे यह बात बताई थी और वह दौड़कर उस कमरे की तरफ चली गई। अंदर वायु चादर से ढका हुआ था। साइड में उसके कपड़े पड़े थे जो कीचड़ और खून से भरे थे। वायु को पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। धैर्य उसे ऐसे देख ही नहीं पा रही थी। वह उस पलंग पर उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। वायु का हाथ कई खरोचों से भरा था। उन लोगों को मारते हुए उसे खुद के खंजर कई बार चोट लगी थी। धैर्य की आंखों से आंसू बहने लगे।
तभी पीछे से एक बड़े आदमी की आवाज आई। उसे काफी बड़ी गोली लगी थी और उसकी जान बहुत मुश्किल से बची है। वह रात तक होश में आ जाएगा। तुम अभी कमजोर हो, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ढेरिया ने अपना सिर घुमाकर उस आदमी की तरफ देखा और उसे वो शक्ल जानी पहचानी लगी। तभी उस कमरे में 3 लोग और दाखिल हुए। धैर्या ने उन 2 लोगों को देखा। उसका शरीर जम गया। वह औरत अपनी आंसू भरी आंखों से ढेरिया को देख रही थी। जब वह लोग उनको लाए थे, अब उनका चेहरा और शरीर कीचड़ से भरा था, इसीलिए वह चेहरा पहचान नहीं पाए। पर जैसे ही उनके शरीर को और चेहरे को साफ कर कर दवाइयां लगाई गई, वह पहचान गई कि उसकी बेटी है, जिसे उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर दुनिया में अकेला छोड़ दिया था। उनमें अभी भी उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। प्रमोद, ढेरिया का पिता, लीला, ढेरिया की मां, दोनों की आंखें पछतावे से भरी थीं। इससे पहले कि वह कुछ बोलते, उनके पीछे खड़े आदमी ने कहा, तुम दोनों कौन हो? ढेरिया ने उलझन भरी आंखों से अपने माता पिता के पीछे खड़े उस आदमी को देखा, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थीं और उसने अपने सर पर बड़ी सी लाल पगड़ी पहन रखी थी। उस आदमी ने कहा, मैं इस गांव का सरदार और मुखिया हूं। मुझे जानना है कि तुम लोग कहां से आए हो, क्योंकि तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम किसी गांव के हो, और खास करके इस लड़के को कैसे गोली लगी है। क्या तुम दोनों आतंकवादी हो? ढेरिया तुरंत खड़ी हुई और अपना सर झुकाकर कहने लगी, हम लोग ऐसे नहीं हैं, हमें माफ कर दीजिए। कुछ लोगों को हमसे परेशानी थी और वह हमारे पीछे थे। लड़ाई के वक्त उनमें से किसी ने इन्हें में गोली मार दी। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। उसने अपने दोनों हाथों को अपने सामने बांध रखा था। गांव का मुखिया अपनों की छोटी कर ढेरिया को देख रहा था। उस गांव में मुखिया का पद सबसे बड़ा था और सब उसे इसी तरह इज्जत देकर बात करते थे। पर यह तरीका इस लड़की को कैसे पता? यह सोचते हुए वह ध्यान से धैर्य के चेहरे को देख रहा था। लीला ने घबराकर प्रमोद की तरफ देखा। प्रमोद ने बात समझते हुए कहा, मुखिया जी, जाने दीजिए, मुझे तो ये लोग अच्छे लगते हैं। मुखिया जी प्रमोद की तरफ देखा और कहा, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, और वहां से जाने लगा। पर कुछ कदम की दूरी पर रुककर वह वापस बढ़ा और ढेरिया से कहने लगा, मैंने पूछा नहीं, ये तुम्हारा पति ही है न? जब वह लोग धैर्य और वायु को वहां लाए थे, वायु ने धैर्य का हर एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था और बेहोशी की हालत में भी हो उसी का नाम ले रहा था। ढेरिया का दिल एक पल के लिए डर से कांप उठा। उनके गांव में बिना शादी के साथ रहना पाप होता था और उसकी सजा बहुत ज्यादा कठोर थी। वह वायु को किसी मुसीबत में नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। मुखिया ने एक नजर पलंग पर पड़े वायु को देखा और वहां से चला गया। मुखिया के जाने के बाद ढेरिया ने अपने माता पिता की तरफ देखा। वह जानती थी, उन्होंने उस गांव से उसे इसीलिए जाने को कह दिया था क्योंकि वह कुंवारी मां बनने वाली थी। अगर वह लोग खुद से अपने परिवार से नहीं निकालती तो गांव की मुखिया जरूर उसके बच्चे और उसे दोनों को मार डालते हैं। धैर्य कुछ पल तक उन दोनों की तरफ देखती रही, फिर मुड़कर वायु का हाथ पकड़कर बैठ गई। रात में जब वायु को होश आया तो उसे अपने हाथों पर गर्माहट पर पेट में दर्द महसूस हुआ। उसने अपना सर उठाकर साइड में देखा, जहां ढेरिया उसके हाथ पर अपना सर रखकर सो रही थी। उसने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियों के निशान वायु के हाथ पर छपने लगे थे। उसके दिल को धैर्य को ठीक देखकर राहत महसूस हुई। जैसे ही वायु ने हलचल की, ढेरिया की नींद तुरंत खुल गई। उसने वायु का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और रोते हुए कहने लगी, आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? क्या आपको दर्द हो रहा है? लगातार रोते हुए बोले जा रही थी और वायु उसे प्यार से देख रहा था। वही जानता था, जब वह दोनों इतनी बार जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे तो उसे इतना डर लग रहा था कि वह उसे फिर ना खो दे। जब ढेरिया ने वायु को कुछ ना बोलते देखा तो उसने पूछा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? इस बार वह थोड़ा गुस्से में कह रही थी। वायु मुस्कुराया और अपनी धीमी आवाज में कहने लगा, तुम कुछ कहने ही कहां दे रही हो? ढेरिया ने अपने सर पर धीरे से हाथ मारा और कहा, अच्छा ठीक है, आप कहिए। इससे पहले कि वायु कुछ कहता, कमरे में लीला आई, जिसके हाथ में खाने की प्लेट थी। उसने होश में आ चुके वायु की तरफ मुस्कुराकर देखा और खाने की थाली ढेरिया को देकर कहने लगी, खाना खा लो, पता नहीं कब से भूखे हो। ढेरिया की आंखें खाने की थाली देखकर नम हो गई थीं।
उसने अपनी नजर झुकाकर थाली ली और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उसने वायु को बेड के एक साइज बिठाया और खाना खिलाने लगी। वायु ने प्लेट से थोड़ा खाना धैर्या के मुंह की तरफ बढ़ाया और कहा, तुम्हें भी खाना चाहिए। वह ऐसी सिचुएशन से पहले में डील कर चुका था और यह सब धैर्य के लिए पहली बार था। उसका चेहरा और सफेद हो चुका था। धैर्य मुस्कुराई और वह खाना खाने लगी। बाहर खिड़की से लीला और प्रमोद अपने आंसू भरी आंखों से अंदर के नजारे को देख रहे थे। प्रमोद ने लीला के कंधे पर हाथ रखा, धीमी आवाज में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मेरी बच्ची से फिर मिलूंगी, वह भी इन हालातों में। प्रमोद ने अंदर देखा, जहां धैर्य और वायु एक दूसरे को प्यार से खाना खिला रहे थे। और कहां पर अब वह अकेली नहीं है। देखो, शायद ही वही इंसान है जिसके साथ धैर्य उस समय थी। आपको एक चैप्टर का और इंतजार करना होगा। इन दोनों की शादी देखने के लिए ऐसे कई गांव होते हैं जहां पर सरकार का नहीं, सरदारों का राज चलता है। ऐसे ही गांव से धैर्य भी था, जहां पुरानी सोच और पुरानी परंपराओं को ज्यादा मान दिया जाता था। जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टोरी पॉइंट चैनल पर।